हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पोल्डी विकास सर में। आइए आज हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा आयोजित क्लास 11वीं के वार्षिक परीक्षा के पेपर 3 हिंदी इलेक्टिव के MCQ टाइप को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। खंड क जिसका नाम अपठित बोध है, और खंड ख यह जो है अभिव्यक्ति और संचार माध्यम से संबंधित है, और खंड ग पठित पुस्तक से है। तो आइए सबसे पहले हम लोग खंड क में चलते हैं। खंड क में जो है वो गद्यांश दिया हुआ है, और इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पे आधारित प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। आज के दौर में तनाव जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हंसी से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का स्तर कम होता है। हंसी कुदरत का अनमोल उपहार है। जहां दिल खोलकर हंसना रूप को निखारता है, वहीं यह तनाव की भी अचूक दवा है। हंसना इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है तथा दिल का सबसे अच्छा व्यायाम है। सुबह का स्वागत हम खुद को दर्पण में मुस्कुराते हुए देखकर करें। पूरा दिन उत्साह एवं ताजगी के साथ गुजरेगा। हंसी पर पैसा तथा टैक्स नहीं लगता है, इसलिए बेखौफ होकर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करें। इसके साथ ही बागवानी, किताबें पढ़ना, तैरना, संगीत सुनना, चित्र बनाना, ध्यान करना जैसे अपने मनपसंद शौक को कुछ समय देकर हम तनावों से कोसों दूर रह सकते हैं। आइए अब इस पर आधारित प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है? तो वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति जो है वो तनाव से परेशान है, तनाव से त्रस्त है, यानी टेंशन से त्रस्त है। अगला प्रश्न, कुदरत का अनमोल उपहार क्या है? तो कुदरत का अनमोल उपहार जो है वो हंसी है। तो हंसी जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए? तो बेखौफ होकर हमें जो है मुस्कुराहट का आदान प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न, तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है? तो तनाव से दूर रहने का जो है वो उपाय है किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, ध्यान करना, यानी इनमें से सभी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पे आधारित प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। आइए पढ़ते हैं। उठो राष्ट्र के नव यौवन तुम, उठो राष्ट्र के नव यौवन तुम, दिशा दिशा का शून्य आमंत्रण, जागो देश के प्राण जगा दो, नए प्रांत का नया जागरण। आज विश्व को यह दिखला दो, हम में भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। अब आइए इस पे आधारित प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसका आवाहन कर रहा है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है वो नव यौवन का आवाहन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, नव यौवन। अगला प्रश्न है, कवि विश्व को क्या दिखलाने की बात कर रहा है? तो कवि जो है विश्व को तरुणाई दिखलाने की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो है देशभक्ति का भाव जो है निहित है। अगला प्रश्न, देशवासियों को कहाँ से आमंत्रण मिल रहा है? तो देशवासियों को जो है प्रत्येक दिशा से आमंत्रण मिल रहा है। देशवासियों को प्रत्येक दिशा से आमंत्रण मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
ग्रुप बी है खंड ख अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें जो है प्रश्न संख्या 9 में है कि संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता रहता है। तो संचार भाषा में ध्वनि की जो है वो प्रधानता रहता है। अगला प्रश्न है किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है। तो यह जो है वो संपादन कहलाता है। कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है पीटीआई क्या है। तो पीटीआई जो है एक समाचार एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, समाचार एजेंसी। अगला प्रश्न समाचार लेखन में निम्नांकित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाचार लेखन में भूमिका जो है वो संपादक मंडल की महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संपादक ही जो हैं किसी समाचार को पढ़ने योग्य बनाते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है। तो विद्यालय में अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना क्या कहलाता है। तो सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर कराना वॉच डॉग कहलाता है। तो वॉच डॉग पत्रकारिता को खोजी पत्रकारिता भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। अगला है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं। तो संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे जन संचार कहते हैं, जिसमें एक साथ बहुत से लोगों को संचार की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग शिक्षा में, व्यवसाय में, चिकित्सा एवं विज्ञापन में, इनमें से सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। अगला है प्रश्न संख्या 18 सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है। तो सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी एक पत्रकार को होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या ये जो है खंड ग है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई है, और इसमें जो है पद्यांश दिया हुआ है। उस पद्यांश को पढ़ करके इस पे आधारित प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। आइए पढ़ते हैं पद्यांश को। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेश्या के पावन तरसोवे, यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। अब इस पे आधारित प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन हैं। तो इन पंक्तियों के जो कवि हैं वो हैं कबीर दास। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरे इन दोहुन राह न पाई में किन दो धर्मों के बारे में बताया गया है। इसमें जो है हिंदू और मुसलमान के लोगों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं। तो हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु वो जो है वेश्या के पैरों तले सोते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाला का क्या अर्थ है। तो खाला का अर्थ होता है मौसी। यह जो है उर्दू का शब्द है। अगला प्रश्न कबीर के पदों में किस पर व्यंग किया गया है। तो कबीर के पदों में बाह्य आडंबर, धार्मिक कुरीतियाँ, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं, जीतता कौन है। तो खेल जो है वो श्री कृष्ण और सुदामा खेलते हैं, तो कृष्ण हार जाते हैं और सुदामा जी जीत जाते हैं। अगला प्रश्न तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तो तुलसीदास जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है झहरी झहरी झीनी बूंद है प्रति मानों में, झरही झहरी में कौन अलंकार है। तो झहरी झहरी में झहरी झहरी 2 बार आ रहा है, यानी ये जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला प्रश्न संख्या 27 महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर
अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही हैं। तो यह जो है वो निद्रा को त्याग करके कहती हैं कि उठो, जागो। अगला प्रश्न है 28। ये जो है प्रश्न गद्यांश पे आधारित है। 28 से 31 जो है वो गद्यांश पे आधारित प्रश्न है और इस गद्यांश को पढ़ करके 28 से 31 तक के लिए प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए पढ़ते हैं। मानो और सुकिया महीना भर पहले इस भट्टे पर काम करने आए थे। उसका काम देखकर ही असगर ठेकेदार ने सुकिया को ईंट पाथने का काम दिया था। 1000 ईंट के रेट से मजदूरी तय की गई और भट्टे पर लगभग 30 मजदूर काम करते थे। आइए इस पे प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो प्रस्तुत गद्यांश जो है वो खानाबदोश पाठ से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है कि गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी है? तो गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या जो है वो 30 है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानो और सुकिया कौन है? तो मानो और सुकिया जो हैं वो ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है खानाबदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन है? तो हमने इसमें पढ़ा कि खानाबदोश कहानी में जो है भट्टे का ठेकेदार असगर है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं? तो ये जो होएगा ऑप्शन नंबर 2 पुलिस सुपरिटेंडेंट का कार्ड देखकर जो है वो घबरा जाते हैं। अगला प्रश्न है बलिया के ददरी मेले में भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो विषय पर किसने भाषण दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न संख्या 34, ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसको माना है? ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार इसे माना है जिसमें जो है माता पिता बेटा बेटी सबका जो धर्म हो वो अलग अलग हो, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खानाबदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई? तो खानाबदोश कहानी में महेश को शराब की लत लग गई, ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला प्रश्न, दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या था? तो उसके छोटे लड़के का नाम प्रमोद था, वो ऑप्शन नंबर 1। अगला है भाभी ने गोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहाँ देखा था? तो उसको जो है वो पान की दुकान पर देखा था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 38, मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताब बेच दी? तो वह जो है भूगोल और इतिहास की किताब को बेच करके ऑयल कलर की ट्यूब को खरीदता है। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो ये जो आवारा मसीहा उपन्यास लिखा गया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, शरत चंद के ननिहाल में किस बात का निषेध था? तो शरत चंद के ननिहाल में जो है बच्चों को शौक पालने का अधिकार नहीं था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो अगर इसी प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।